हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम वृद्धि प्रावस्था की बात कर रहे हैं। ठीक है, अंडजनन की तीन प्रावस्थाएं पढ़ी थी हमने, गुणन, वृद्धि और परिपक्व। ठीक है, फिर हम वृद्धि प्रावस्था की बात कर रहे थे। तो वृद्धि प्रावस्था है, इस वृद्धि प्रावस्थाओं को दो उप प्रावस्थाओं में बांटा था, एक प्री वाइटेलोजेनेसिस और दूसरी वाइटेलोजेनेसिस। ठीक है, प्री वाइटेलोजेनेसिस में केंद्रक और कोशिका द्रव्य में परिवर्तन होता है और वाइटेलोजेनेसिस में पित्तक का निर्माण होता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे पित्तक का रासायनिक संगठन, यानी जो पित्तक है उसमें मुख्य रूप से क्या पाए जाते हैं। तो पित्तक में वैसे तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड सब पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे अधिक मात्रा में क्या मिलेगा, फास्फोलिपिड, फिर प्रोटीन और फिर कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो देखो जो पित्तक है इसमें सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ क्या है, फोस्फोलिपिड। ठीक है, सबसे अधिक क्या मिलेगा इसमें, फोस्फोलिपिड। सबसे कम मात्रा में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। दो बिंदु स्पेशल ध्यान रखना, पित्तक में कॉमन फोस्फोलिपिड कौन सा होता है, तो कॉमन फोस्फोलिपिड लेसिथीन होता है। कौन सा होता है, लेसिथीन। और कॉमन कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है, तो ध्यान रखना कॉमन कार्बोहाइड्रेट मेनोज होता है। कौन सा, मेनोज। ठीक है, तो ये दो चीजें ध्यान रखना, कॉमन फोस्फोलिपिड लेसिथीन और कॉमन कार्बोहाइड्रेट मेनोज होता है। ठीक है, ये तो बात इसकी हो गई पित्तक के रासायनिक संगठन। ठीक है बच्चों, अब देखो इस वृद्धि प्रावस्थाओं के दौरान हमने देखा था लैंप ब्रुस गुणसूत्रों का निर्माण होता है और वाइटेलाइन झिल्ली का निर्माण होता है। वाइटेलाइन या पित्तक झिल्ली का निर्माण किस प्रावस्था में होता है, वृद्धि प्रावस्था। ठीक है, तो देखो ये एक अंडकोशिका है, इस अंडकोशिका में मध्य में देखो केंद्रक, और केंद्रक के चारों ओर क्या पाए जाते हैं, बाल बेनी के पित्तक वलय। ठीक है, मैंने आपको बताया था माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स का निर्माण करते हैं, और ये माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स को ही क्या बोलते हैं, बाल बेनी के पित्तक वलय। तो बाल बेनी के पित्तक वलय केंद्रक के चारों ओर एक परत के रूप में पाए जाते हैं, जो घुलनशील पित्तक को कैसा बनाते हैं, अघुलनशील बनाते हैं। क्लियर बात। फिर अंडे की जो परिधि है, इस परिधि की चारों ओर क्या पाए जाते हैं, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। क्या मिलेंगे, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं, किससे बनते हैं, ये गोल्जी कार से बनते हैं। किससे बनते हैं, ये गोल्जी कार से। ठीक है, और निषेचन के बाद ये निषेचन झिल्ली का निर्माण करते हैं। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स क्या करते हैं, निषेचन झिल्ली का निर्माण। ठीक है, देखो अंडे की ये प्लाज्मा झिल्ली है और प्लाज्मा झिल्ली के बाहर क्या बन जाती है, पित्तक झिल्ली। ठीक है, जो ब्लैक वाली मैंने बनाई है ये क्या है, पित्तक झिल्ली या विटेलाइन झिल्ली। अब इस प्लाज्मा झिल्ली और पित्तक झिल्ली के मध्य स्पेस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, स्पेस। स्पेस को क्या बोलते हैं, प्री विटेलाइन स्पेस। ठीक है, तो निषेचन के बाद कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो निषेचन झिल्ली बनाते हैं, वो निषेचन झिल्ली कहां बनती है, प्री विटेलाइन स्पेस में। ये क्या है, निषेचन झिल्ली। ठीक है बच्चों, तो निषेचन झिल्ली का निर्माण किससे होगा, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल से। कहां बनेगी, प्री विटेलाइन स्पेस में। और प्री विटेलाइन स्पेस कहां मिलेगा, विटेलाइन झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली के मध्य में। ठीक है,
ये बात इसकी हो गई है वृद्धि प्रावस्था की। ठीक है, अब देखो इसके बाद पीतक दो प्रकार का होता है। ये जो पीतक है, पीतक दो प्रकार का होता है। ठीक है, दो प्रकार कौन से? नंबर एक है कणिकीय पीतक। कणिकीय पीतक, ठीक है। कणिकीय पीतक का मतलब ये जो पीतक है ये कणों के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में मिलेगा? कणों के रूप में। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कणिकीय पीतक। और ये जो कणिकीय पीतक है ये मुख्य रूप से एकशेरुकियों में पाया जाता है। कणिकीय पीतक किसमें मिलता है? एकशेरुकियों में, जैसे सिलेंड्रेटा। ठीक है, जब आप जंतुओं का वर्गीकरण पढ़ेंगे तो वहां पर ये चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो एकशेरुकियों में सिलेंड्रेटा है, इकाइनोडर्मेटा है, हेमिकोर्डेटा है, आदि में क्या पाया जाता है? कणिकीय पीतक। ठीक है, इसके बाद दूसरा आता है प्लेटलेट्स पीतक। दूसरा प्रकार कौन सा है? प्लेटलेट्स पीतक। ठीक है, ये जो प्लेटलेट्स पीतक है ये चपटे तस्तरी नुमा डिस्क के रूप में पाया जाता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स पीतक। ठीक है, और ये किसमें मिलेगा? तो ध्यान रखना ये कशेरुकियों में पाया जाता है। किसमें मिलेगा? कशेरुकियों में। ठीक है, कशेरुकी आप जानते ही हो, जैसे कीट है, मोलस्का है और ढेर सारी है। कीट, मोलस्का वैसे क्या है? एकशेरुकी है, लेकिन इनमें प्लेटलेट्स पीतक पाया जाता है। सरीसृप, उभयचारी आदि में क्या मिलेगा? प्लेटलेट्स पीतक। तो पीतक दो प्रकार का होता है, कणिकीय पीतक और प्लेटलेट्स पीतक। कणिकीय पीतक क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये छोटे छोटे कणों के रूप में पाया जाता है। ठीक है, और इसको प्लेटलेट्स पीतक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये चपटे तस्तरीनुमा डिस्क के रूप में पाया जाता है। क्लियर बात है? तो ये हो गए पीतक के दो प्रकार। ठीक है, इसी के साथ जो अंडजनन वाला टॉपिक था अपना ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो युग्मक जनन में हमने शुक्र जनन पढ़ा और अंड जनन पढ़ा। ठीक है, शुक्र जनन और अंड जनन। अब देखो यहां से अपन कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एक तो हमने किसकी बात की? शुक्र जनन। ठीक है, एक हमने किसकी बात की? अंड जनन। शुक्र जनन और अंड जनन। शुक्र जनन में हमने क्या देखा? शुक्र जनन में हमने देखा 4 शुक्राणु बनते हैं। एक मियोसिस के द्वारा कितने शुक्राणु बनते हैं? 4 शुक्राणु बनते हैं। ठीक है, और अंड जनन में एक मियोसिस है, एक मियोसिस के द्वारा
एक ही अंडाणु बनता है। तो इस चीज को ध्यान में रखना आप। शुक्र जनन में जब एक मियोसिस कंप्लीट होता है तो 4 शुक्राणु बनते हैं, और अंड जनन में जब एक मियोसिस कंप्लीट होता है तो एक ही अंडाणु बनते हैं। 2 या 3 क्या बनती है, इसमें पोलर बॉडी बनती है। तो मैंने बताया था मनुष्य में 2 पोलर बॉडी बनती है और अन्य स्तनधारियों में 3 पोलर बॉडी बनती है। ठीक है, ये चीजें दिमाग में रखना। अब यहां से अपन देखो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मेरा पहला क्वेश्चन, 100 शुक्राणु निर्माण में 100 शुक्राणु निर्माण में कितने मियोसिस होंगे? यानी 100 शुक्राणु के निर्माण के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजनों की आवश्यकता होगी? फिर दूसरा क्वेश्चन, 100 अंडाणु निर्माण के लिए 100 अंडाणु के निर्माण के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजनों की आवश्यकता होगी? और तीसरा क्वेश्चन, 100 युग्मनज या बोल दो 100 भ्रूण निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजनों की आवश्यकता होगी? ये 3 क्वेश्चन है मेरे पास। ठीक है, अब देखो इनको एक एक को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि 100 शुक्राणु के निर्माण के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजनों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो देखो शुक्र जनन में मैंने क्या बताया था, एक मियोसिस के द्वारा कितने शुक्राणु बनते हैं? 4। तो 100 शुक्राणु के लिए कितने मियोसिस चाहिए भाई? तो ध्यान रखना बच्चों, 100/4 बराबर आंसर क्या आ जाएगा? 25। 100 शुक्राणु के निर्माण के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन चाहिए? 25। क्लियर बात? दूसरा क्वेश्चन है, 100 अंडाणु के निर्माण के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजनों की आवश्यकता होगी? तो यहां देखो, एक अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा एक ही अंडाणु बनता है, और ये प्रक्रिया हमने अंड जनन में देखी थी। ये प्रक्रिया हमने शुक्र जनन में देखी थी। ये किसमें देखी थी? अंड जनन। अब एक मियोसिस के द्वारा एक ही अंडाणु बन रहा है, तो 100 अंडाणु के लिए कितने मियोसिस चाहिए? 100। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना, आंसर क्या हो जाएगा? 100। तो 100 शुक्राणु के लिए तो कितने मियोसिस चाहिए? 25। 100 अंडाणु के लिए कितने मियोसिस चाहिए? 100 चाहिए। ठीक है, अब मैंने तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा कि 100 युग्मनज या 100 भ्रूण निर्माण के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन चाहिए? ठीक है, तो 100 युग्मनज या 100 भ्रूण बनाने के लिए सबसे पहले हमको 100 ही तो क्या चाहिए भाई? शुक्राणु। ठीक है, 100 युग्मनज बनाने के लिए 100 तो क्या चाहिए अपन को? शुक्राणु चाहिए, और 100 ही क्या चाहिए? अंडा। जब इनका संलयन होगा तो क्या बनेगा? युग्मनज। तो 100 शुक्राणु के लिए कितने विभाजन? 25, और 100 अंडाणु के लिए कितने विभाजन? 100। तो टोटल कितने हो गए? 125। ठीक है, तो 100 युग्मनज या 100 भ्रूण बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजनों की आवश्यकता होगी? तो याद रखना 125। ठीक है, कितने विभाजन चाहिए? 125। क्लियर बात? तो ऐसे यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और वो आपको बिल्कुल करेक्ट करने हैं। ठीक है, ध्यान रख लेना, शुक्र जनन में एक मियोसिस के द्वारा 4 शुक्राणु बनते हैं, और अंड जनन में एक मियोसिस के द्वारा एक ही अंडाणु बनता है। अब आपसे किताबी पूछा जाए तो यहां पर आप क्या करोगे? जैसे कि यहां पूछ लिया जाए कि
64 64 शुक्राणुओं के लिए कितने विभाजन चाहिए? 64 शुक्राणु निर्माण के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजनों की आवश्यकता होगी? तो एक विभाजन से आपको पता है कितने शुक्राणु बनेंगे, 4। तो 64 के लिए कितने चाहिए? तो 64 बटे हुए 4 बराबर 16 विभाजन चाहिए। ऐसे ही पूछ लिया जाए 64 अंडाणु के निर्माण के लिए कितने विभाजन चाहिए? 64 अंडाणु निर्माण के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन चाहिए? तो बता देना भाई 64 के लिए कितने की आवश्यकता होगी? 64 की होगी। अब युग्मनज या भ्रूण पूछ ले तो युग्मनज का निर्माण तो कब होगा? जब निषेचन होगा। तो निषेचन के लिए क्या चाहिए? शुक्राणु चाहिए और अंडाणु चाहिए। तो दोनों का टोटल तो 64 युग्मनज के लिए या 64 भ्रूण बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजनों की आवश्यकता होगी? तो दोनों को जोड़ देना, 16 + 64 बराबर 80। क्लियर बात? तो ऐसे क्वेश्चन आपको गलत नहीं करने हैं। ये कुछ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन हैं जो यहां से पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों। अब देखो कुछ 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। शुक्र जनन में देखो जनन कोशिकाएं होती है और अंड जनन में भी अंडाशय में क्या पाई जाती है? जनन कोशिकाएं। ठीक है। शुक्र जनन में जो वर्षण है, वर्षणों में जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं और अंडाशय में जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन जनन कोशिकाओं से सबसे पहले क्या बनते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। इधर अंडाशय में जनन कोशिकाओं से क्या बनते हैं? ओगोनिया। ठीक है। जनन कोशिकाएं कैसी हैं? द्विगुणित। जनन कोशिकाएं कैसी हैं? द्विगुणित। तो यहां पर क्या हो रहा है? गुणन। दोनों ही अवस्थाओं में क्या हो रहा है? यहां पर गुणन हो रहा है और गुणन में कौन सा विभाजन होगा? समसूत्री। कौन सा होगा? समसूत्री। तो जो स्पर्मेटोगोनिया और ओगोनिया बढ़ते हैं ये भी कैसे होंगे? द्विगुणित। कैसे होंगे? द्विगुणित। ठीक है। अब एक स्पर्मेटोगोनिया है, ये स्पर्मेटोगोनिया क्या करता है? वृद्धि। स्पर्मेटोगोनिया क्या करेगा भाई? वृद्धि करेगा। इधर ओगोनिया भी क्या करेगा? वृद्धि। ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया वृद्धि करेगा और वृद्धि करके किसका निर्माण करेगा? प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट। प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट का निर्माण करेगा और ओगोनिया किसका निर्माण करेगा? वृद्धि करके प्राथमिक oocyte का। प्राथमिक oocyte का। तो यहां भी वृद्धि हुई है, कोई विभाजन नहीं हुआ है। तो ये भी कैसा है? 2n और ये भी कैसा है? 2n। ठीक है। अब इस प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा? मियोसिस। मियोसिस होगा तो दो क्या बढ़ जाएंगे? द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट। ठीक है। इधर प्राथमिक oocyte में क्या होगा? मियोसिस फर्स्ट।
ठीक है, यहां पर भी मियोसिस फर्स्ट हुआ, तो एक तो क्या बन जाएगा यहां पर द्वितीयक oocyte, और एक क्या बढ़ती है पोलर बॉडी। ठीक है, अब यहां पर तो दोनों द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस सेकंड होता है, दोनों में क्या होता है मियोसिस सेकंड। ठीक है, तो चार क्या बन जाते हैं स्पर्मेटेड, चार क्या बन जाएंगे स्पर्मेटेड। ठीक है, इधर मानव में इसमें विभाजन नहीं होता, मानव में तो विभाजन नहीं होता, और अन्य जंतु में विभाजन होता है। तो विभाजन होता है तो इससे दो पोलर बॉडी बन जाती है, मानव में इससे कोई पोलर बॉडी नहीं बनती। द्वितीयक oocyte है, द्वितीयक oocyte में मियोसिस सेकंड होता है। ठीक है, तो एक तो क्या बनती है अंडकोशिका या ओवम, और एक क्या बन जाती है सेकंड पोलर बॉडी, सेकंड पोलर बॉडी। ठीक है, अब देखो यहां से क्वेश्चन कैसे आता है, आपसे पूछ लिया जाए कि एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणु बनेंगे, एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणु बनेंगे, तो ये रहा प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट एक ही है, और इस एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणु बन रहे हैं 4। क्लियर बात, तो एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से 4 शुक्राणु बनते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि एक द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणु बनेंगे, तो ध्यान रखना ये दो द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट 4 शुक्राणु बना रहे हैं, तो एक द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणु बनते हैं 2। क्लियर बात, ध्यान रखना यहां तक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोगोनिया, जनन कोशिकाएं, ये सब तो कैसी हैं द्विगुणित। जैसे ही मियोसिस फर्स्ट हो जाता है, यहां से द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड और शुक्राणु ये कैसी होती हैं अगुणित। प्राथमिक oocyte द्विगुणित है, ओगोनिया भी द्विगुणित है, जनन कोशिकाएं भी द्विगुणित है। अब यहां पर मियोसिस फर्स्ट होता है तो द्वितीयक oocyte बढ़ता है और अंड कोशिका बढ़ती है, तो द्वितीयक oocyte और अंड कोशिकाएं कैसी होती हैं अगुणित, कैसी होगी अगुणित। अब देखो क्वेश्चन यहां से, एक प्राथमिक oocyte से कितने अंडाणु बनते हैं, एक प्राथमिक oocyte से कितने अंडाणु बनेंगे, तो ध्यान रखना बच्चों एक प्राथमिक oocyte से एक ही अंडाणु बनता है। क्लियर बात, या पूछ लिया जाए एक द्वितीयक oocyte से कितने अंडाणु बनेंगे, तो एक द्वितीयक oocyte से अंडाणु कितने बनेंगे 1। ठीक है, एक द्वितीयक oocyte से कितनी पोलर बॉडी बनती है, एक पोलर बॉडी बनती है। ठीक है, एक प्राथमिक oocyte से कितनी पोलर बॉडी बनती है, अब यदि ये मानव में पूछी जाती है तो 2, अन्य जंतुओं में पूछी जाती है तो पोलर बॉडी कितनी बनती है 3। ठीक है, तो इस प्रकार की ये क्वेश्चन है, इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, न ही इनको गलत करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल और आसान क्वेश्चन है, तो अच्छे से सोच समझ करके इनको आपको करना है। ठीक है, तो युग्मक जनन की जो प्रक्रिया थी वो हमने कंप्लीट कर ली है। युग्मक जनन में हमने शुक्र जनन और अंड जनन की बात की। ठीक है, अब इसके बाद एक अगला टॉपिक है, वो अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, और वो क्या रह गया, अपना छोटा सा पॉइंट बचा है अंडाणु की संरचना। ठीक है, जो अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।